आज की एमसीक्यूज़ वीडियो में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज का वीडियो पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड मैंने बताया था कि आप जो है नहीं जो हमारा क्वेश्चन में दिया है इसको कुछ देर के लिए हमको हटा देना है। अब करना ये है कि क्वेश्चन में जो हमारे ऑप्शन सही हैं उनको हमको सेलेक्ट कर लेना है और फाइनली जो लास्ट में ऑप्शन बचेगा वही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ एवं हानि का वितरण समान अनुपात में होता है। जी, ये बिल्कुल सही है कि साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड जब नहीं बनाई जाती है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम इक्वली रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, अवयस्क साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करता है। जी बिल्कुल, ये भी सही है कि एक नाबालिग या अवयस्क साझेदार को पार्टनरशिप फर्म में केवल और केवल प्रॉफिट के लिए ही हम उसको पार्टनर बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, साझेदारों के बीच संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होता है। यह भी हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी है, साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यानी कि साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता है दोस्तों, बल्कि ऐच्छिक होता है। एकाकी व्यापार में और साझेदारी फर्म में फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य न होकर के बल्कि हमारे इच्छा पर रहता है, हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम चाहें तो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि साझेदारी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, साझेदारी व्यवसाय में पूंजी को स्थिर रखने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है। तो साझेदारी व्यवसाय में पार्टनरशिप में दो खाते खोले जाते हैं। एक तो दो टाइप के अकाउंट खोले जाते हैं, एक तो स्थिर पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल होता है और एक परिवर्तनशील पूंजी। तो स्थिर पूंजी में जो खाते खोले जाते हैं, जैसे कि पहला खाता होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा खाता होता है करेंट अकाउंट। ठीक है, तो स्थिर पूंजी की दशा में जो कैपिटल अकाउंट खोला जाता है उसमें केवल पार्टनर्स की कैपिटल को शो किया जाता है और उस खाते को क्लोज कर दिया जाता है और उसका जो बैलेंस होता है, जो शेष होता है, वो हमेशा पूरे साल क्रेडिट बैलेंस शो करता है। ठीक है, कौन सा कैपिटल अकाउंट का जो वो होता है वो अपना क्रेडिट। ठीक है, इसके अलावा जब हम करेंट अकाउंट खोलते हैं तो इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक, क्या होता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी, क्योंकि व्यापार से संबंधित, पार्टनरशिप फर्म से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं, जो भी इनकम्स होती हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम करंट अकाउंट में करते हैं स्थिर पूंजी की दशा में। तो साझेदारी व्यवसाय में पूंजी को स्थिर रखने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है, तो करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता खोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। और चालू खाते का जो शेष होता है वो कभी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन अगर फर्म में कैपिटल अकाउंट खोला जा रहा है स्थिर पूंजी की दशा में तो कैपिटल अकाउंट का शेष पूरे साल एक समान रहेगा, इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हमेशा रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, पूंजी खाते का शेष होता है प्राय, तो कैपिटल अकाउंट का जो शेष होता है यानी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो प्राय दोस्तों क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्थिर पूंजी की अवस्था में दो खाते खुलते हैं। पहला खाता हमारा होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा खाता होता है करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में वो उन मदों को दिखाया जाता है जो पार्टनरों द्वारा पूंजी का इन्वेस्टमेंट अपनी फर्म में किया गया है, इसलिए वो खाता हमेशा स्थिर रहता है। और इसको स्थिर रखने के लिए फर्म से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकम्स होती है, उनके लिए वो खोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट को खोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, जब दो या दो से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ये कह रहा है कि दो फर्म आपस में काम कर रही हैं। मान लीजिए दो फर्म आपस में काम कर रही हैं और एक फर्म का लॉस जा रहा है और एक फर्म जो है वो प्रॉफिट में जा रही है। तो दोनों फर्म के मालिक अगर आपस में मिल करके इस बात को तय कर लें कि दोनों फर्म को मिला करके एक नए फर्म को बना दिया जाता है, तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एकीकरण, एमाल्गमेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण से संबंधित जो भी हमारे नियम और कानून दिए गए हैं, जो भी हमारे रूल्स बताए गए हैं, या एमाल्गमेशन के बारे में जो भी विवरण दिया गया है वो लेखांकन परमाप 14 में दिया गया है, लेखांकन परमाप 14 में दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में दिया गया है।
प्रश्न नंबर 5 है, नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो सभी पार्टनरों के द्वारा जो भी प्रेजेंट टाइम में संपत्ति होती है, दायित्व होता है, यानी लायबिलिटी और असेट्स का जो है पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उससे होने वाला जो भी लाभ और हानि होता है पुराने साझेदार उसको पुराने अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई है तो इसको किस में क्रेडिट किया जाता है। तो संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो इसको जो है हम लाभ हानि समायोजन खाते में क्रेडिट करेंगे। कहाँ क्रेडिट करेंगे? लाभ हानि समायोजन खाते में। एक और खाता होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता, ये दोस्तों दोनों एक ही हैं। ठीक है, नाम दोनों का फर्क है लेकिन काम दोनों का एक ही है। तो संपत्तियों के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और जब दायित्व तो हमारे बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि जब साझेदारों को ब्याज दिया जाना है तो इसकी गणना प्रायः किस पे की जाती है। साझेदारों को ब्याज हमेशा उस पूंजी पे दिया जाता है जो पार्टनर अपनी फर्स्ट टाइम अपनी पूंजी को साझेदारी फर्म में इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम आरंभिक पूंजी के नाम से भी जानते हैं, आरंभिक कैपिटल के नाम से जानते हैं या प्रारंभिक कैपिटल के नाम से, प्रारंभिक पूंजी भी आप कह सकते हैं। तो वर्ष के आरंभ में पूंजी पर, तो फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, किसी साझेदार को दिया गया वेतन डेबिट किया जाता है, यानी पार्टनरशिप फर्म में या साझेदारी संलेख में इस बात का निर्णय लिया गया है कि कोई भी अगर साझेदार अतिरिक्त या एक्स्ट्रा अपना स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है पार्टनरशिप में, तो हम सब लोगों ने मिल करके ये तय किया गया है कि साझेदारों को उनके प्रॉफिट के अलावा भी कुछ उनको सैलरी दी जाएगी। तो वो सैलरी को किस खाते में डेबिट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में लाभ और हानि का बंटवारा करने के लिए हम लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक हमारा वैसा ही है जैसे हम फाइनल अकाउंट में लाभ हानि खाता प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बनाते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उसको हम उसमें डेबिट करते हैं और जो भी इनकम्स और गेन्स होती हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सेम कंडीशन पार्टनरशिप फर्म में भी होती है, क्योंकि यहाँ पर फर्म के द्वारा एक नुकसान हो रहा है, एक हानि हो रही है, एक एक्सपेंसेस हो रहा है, क्योंकि फर्म किसी को सैलरी दे रही है। तो इस कंडीशन में उसको लाभ हानि नियोजन खाते में डेबिट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाभ हानि खाता एक प्रकार का नाम मात्र का खाता होता है। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता ठीक हमारा वैसा ही खाते की तरह काम करता है जैसे हमारा फाइनल अकाउंट में लाभ हानि का खाता काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, परिवर्तनशील पूंजी की दशा में पूंजी खाते का शेष हो सकता है। यानी कि पहले मैं आपको बताया हूं कि स्थिर पूंजी की दशा में दो खाते खोले जाते हैं। पहला खाता होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा खाता होता है उसको स्थिर रखने के लिए करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है, जो शेष होता है, वो हमेशा स्थिर रहता है और करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो घटता बढ़ता रहता है, कभी डेबिट भी होगा कभी क्रेडिट भी होगा। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी की दशा में जितने पार्टनर्स की जो हमारे कैपिटल होती है, जो पार्टनर्स कैपिटल होती है, ठीक है, इसको भी हम इसी में दिखाते हैं और फर्म से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और जो भी इनकम होती है, यानी कि वहाँ पर पूंजी को स्थिर रखने के लिए पहले कैपिटल अकाउंट बनाते थे फिर करंट अकाउंट बनाते थे। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी की दशा में ऐसा नहीं होता है। इसमें पार्टनर्स की कैपिटल के साथ साथ फर्म से रिलेटेड जो भी हानि होगी, यानी कि जो भी लॉस होगा, एक्सपेंसेस होगा या फर्म को जो भी इनकम्स होगी, गेंस होगी, ये सारे लेन देन बस एक ही अकाउंट में पूरे किए जाते हैं। इसलिए इनका जो शेष होता है वो कभी डेबिट भी हो सकता है कभी क्रेडिट भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 है, आहरण पर ब्याज निकालने की विधि है। आहरण पर ब्याज निकालने की विधि, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गुणनफल विधि, दूसरा है औसत भुगतान विधि, तीसरा है साधारण विधि और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आहरण पर जो ब्याज निकालने की विधि है, यानी इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालने की जो विधि है, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि इन सभी विधियों के द्वारा हम आहरण पर ब्याज निकाल सकते हैं। आहरण खाता एक प्रकार का हमारा पर्सनल अकाउंट होता है।
ठीक है। आहरण खाता ड्राइंग अकाउंट एक प्रकार का हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। और जब फर्म जो है आहरण पे यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है तो ये फर्म के लिए एक आय होती है, और आय को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से शो करते हैं। ठीक है। फिलहाल हमारा यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, किसी नए साझेदार के प्रवेश होने पर संपत्तियों और दायित्वों को पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हुए लाभ या हानि को वहन किया जाता है साझेदारों द्वारा। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कोई पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें एक नए पार्टनर ने एंट्री मारी। तो नए पार्टनर ने एंट्री मारी तो पार्टनर जब एंट्री करता है तो पुराने पार्टनर ये सोचते हैं कि पहले से हमारा जो था उसका पहले मूल्यांकन कर लिया जाए कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में जा रहे हैं, ताकि नए पार्टनर को समझने समझाने में कोई प्रॉब्लम्स कोई इशू क्रिएट ना हो। तो इसके लिए जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, जो पुराने पार्टनर होते हैं, वो संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और उससे होने वाला जो भी लाभ और हानि होता है उसको अपने ओल्ड रेशियो में यानी पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पुराने साझेदार उसको पुराने अपने लाभ हानि के अनुपात में बांट लेते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नया पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करता है तो उसी समय पुनर्मूल्यांकन खाते को बनाया जाता है, और जब कोई पार्टनर मर जाता है, दिवालिया हो जाता है या पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है, तब उस कंडीशन में भी पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, किसी साझेदारी व्यवसाय में पुराने साझेदारों के द्वारा नए साझेदार के पक्ष में छोड़ा गया लाभ का अनुपात कहलाता है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जब नया पार्टनर एंट्री करता है तो ओल्ड जो पार्टनर होते हैं वो अपने लाभ के हिस्से का थोड़े थोड़े हिस्से को सेक्रीफाई करके वो आने वाले न्यू पार्टनर के हिस्से में वो छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ओल्ड पार्टनरों के द्वारा किया गया ये काम जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है, वो सेक्रीफाइंग रेशियो कहलाता है। ठीक है। और वो सब लोग थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाई करके अपने हिस्से का नए साझेदार को लाभ के तौर पे दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं त्याग का अनुपात। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, त्याग का अनुपात यानी सेक्रीफाइंग रेशियो। और कभी क्वेश्चन में ये रहे कि कोई नए पार्टनर के द्वारा ख्याति की रकम नगद लाने पर, क्या लाने पर? ख्याति की रकम। ठीक है। ख्याति जो है नगद रहने पर उसको पुराने साझेदार, यानी कि जब कोई पार्टनर ख्याति की रकम नगद लाता है तो उसको पुराने साझेदार किस रेशियो में बांटेंगे दोस्तों? उसको पुराने साझेदार जो है त्याग के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है उनके। इसमें पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्ति, यानी कि फर्म के विघटन का नाम आया है। दोस्तों, जब भी फर्म का विघटन होता है यानी फर्म की समाप्ति हो जाती है, यानी कि आने वाले दिनों में जो पार्टनर यहाँ पर थे अब वो फर्म को चला नहीं पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, फर्म पूरी तरह क्लोज्ड हो चुकी है, अब वो फर्म में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी दशा में सबसे पहले फर्म जो है वसूली खाता तैयार करती है। कौन सा खाता तैयार करती है? वसूली खाता तैयार करती है। और वसूली खाते में जो भी संपत्तियां और जो भी दायित्व होती हैं उसमें उसका लेखा किया जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों को वसूली खाते में किस मूल्य पे हस्तांतरित किया जाता है? तो उनको पुस्तक मूल्य पे हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उनको बुक वैल्यू पे उनमें हस्तांतरित किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, फर्म के विघटन की दशा में पुस्तकों में ना लिखे गए एक दायित्व को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया कि जो भी हमारे दायित्व होते हैं या संपत्ति के जो मूल्य होते हैं उसको हम वसूली खाते में डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और संपत्तियों को बेचने के बाद जो भी हमारी राशि प्राप्त होती है, जो भी हमारी इनकम्स होती है अपने एसेट्स को बेचने के बाद, तो उसको हम क्या करते हैं? वसूली खाते में क्रेडिट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फर्म के विघटन की दशा में पुस्तकों में न लिखे गए एक दायित्व को क्या करेंगे? उसको वसूली खाते में डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति क्या है? यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार का खाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता एक व्यक्तिगत खाता है कि नाम मात्र खाता है कि वास्तविक खाता है या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, रीवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता एक प्रकार का नाम मात्र का खाता है।
ठीक है, किस प्रकार का खाता है? नाम मात्र का खाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का नाम मात्र खाता है। प्रश्न नंबर 15 है, एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है या पार्टनरशिप फर्म हमारी अच्छी खासी चलती रहती है तो कौन सी ऐसी आफत और बला आ जाती है कि उस कंडीशन में पार्टनरों को अपने फर्म से रिलेटेड वसूली खाता बनाना पड़ता है। दोस्तों अभी मैंने आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है एक साझेदार के अवकाश प्राप्ति पर, एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, एक साझेदार के प्रवेश के समय। ये हमारा जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, इस कंडीशन में वसूली खाता नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक साझेदार के अवकाश प्राप्त करने पर, एक साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, एक साझेदार के प्रवेश के समय हम यहाँ पर बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन। इन तीनों कंडीशन में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। जब किसी फर्म का विघटन हो जाता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो खाता बनाया जाता है वो खाता होता है वसूली खाता। इसी में फर्म की संपत्तियों और दायित्वों को लेखा किया जाता है। जितने भी दायित्व होते हैं उनको वसूली खाते में डेबिट किया जाता है, और फर्म की संपत्तियों को बेचने के बाद जो भी हमारा अमाउंट रिसीव होता है, जो भी हमारे बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि जितने भी इनकम्स हमारी होंगे उनको वसूली खाते में क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से बी लिख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये डी आंसर राइट होगा कि फर्म के विघटन की दशा में ही वसूली खाते को तैयार किया जाता है, वसूली खाते को बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, वसूली खाता होता है, यानी वसूली खाते की प्रकृति कैसी है, वसूली खाता किस टाइप का अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक खाता, बी है व्यक्तिगत खाता, सी है नाम मात्र का खाता, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और अभी मैं बता दूं, डेबिट जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेज होते हैं, उनको डेबिट किया जाता है, और जब क्रेडिट में जो भी इनकम्स और गेंस होगी तो ऐसे खाते को हम नाम मात्र का खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानेंगे। तो वसूली खाता हमारा किस प्रकार का खाता है? ये एक प्रकार का नाम मात्र खाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर हमारा 17 कह रहा है कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम किस रूप में साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट की जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न कह रहा है कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम किस रूप में साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट की जाएगी। यानी कि पार्टनरशिप फर्म अच्छी खासी चल रही थी और सडनली ये न्यूज़ आती है कि कोई पार्टनर जो है एक्सपायर कर गया, डेथ कर गया है, तो उस कंडीशन में हम लाइफ इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट होता है उसको हम विड्रा करते हैं, और उसको हम किस अनुपात में बांटेंगे या किस अनुपात में साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे। तो दोस्तों जो भी प्रेजेंट टाइम में पार्टनर थे उसमें हम मरे हुए पार्टनर को भी इंक्लूड करते हुए जो भी हमारा उस टाइम का साझेदारों का प्रॉफिट लॉस का रेशियो था उसी कंडीशन में उसको बांटेंगे, कोई नया रेशियो नहीं बनाएंगे। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सभी साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में, बी है शेष साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में, सी है केवल मृतक साझेदार के खाते में, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो भी हमारे साझेदार थे उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की जो राशि है उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 है, एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की कुल रकम को क्रेडिट करेंगे। यानी कि कोई एक पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म से वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसकी ख्याति की कुल रकम से किसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि उसमें कौन कौन आएंगे। तो जब भी पार्टनरशिप फर्म में ऐसा हो कि कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे वो मर गया हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में वर्तमान समय में जो भी पार्टनर थे, यानी कि जितने भी पार्टनर उस टाइम को रहेंगे उसमें उस पार्टनर को भी शामिल करेंगे जो रिटायरमेंट ले रहा है, तो सबके खाते में उस रकम को क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सभी साझेदारों के खातों में क्रेडिट की जाएगी। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट तो ज़रूर किया करो। आपके इतना ही करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को क्रिएट करने में, बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप तो जानते हो कि एक वीडियो को क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत मिलती है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करो, और जब वीडियो को पूरी आप देख लो तो उसको ज़रूर उन लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करो जो कॉमर्स की वन लाइनर एमसीक्यूज पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन इसमें दोस्तों मैं ऐसे रखा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख लोगे, मैं पक्का गारंटी तो मैं नहीं दूंगा, बट 90% के साथ कह सकता हूँ कि आप उठा के प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, जस्ट एकदम ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस आयोग के पूछने का जो तरीका है, जो वर्डिंग है, वही थोड़ा आपको डिफरेंस मिल पाएगी इसमें, ठीक है। तो चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट करोगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, ठीक है। अब बहुत जल्द मैं अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी लाने वाला हूँ। उम्मीद है कि जल्द आपको ऑडिटिंग पे या बैंकिंग पे या मनी एंड बैंकिंग पे आपको एक वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। तो सब्सक्राइब चैनल को करो, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद उसको शेयर भी करो और लाइक भी करते रहा करो यार, अभी एक लाइक कर दो, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जब यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब ख्याति का यानी गुडविल का वैल्यूएशन निकालना ज़रूरी हो जाता है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नए साझेदार के प्रवेश करने पर, नए साझेदार के प्रवेश करने पर, किसी साझेदार के मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदारी फर्म के एकीकरण होने पर, उपयुक्त सभी। यानी कि ख्याति का जो मूल्यांकन है वो नए साझेदार के प्रवेश करने पर भी किया जाता है, जब कोई साझेदार मर जाए या अवकाश ग्रहण करे तब भी किया जाता है, साझेदारी फर्म का एकीकरण हो तब भी किया जाता है। यानी कि ऐसी कंडीशन कि जिसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप की समाप्ति हो, यानी कि साझेदारी की समाप्ति हो, तो उस कंडीशन में ख्याति का मूल्यांकन करना हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है, मोस्ट नेसेसरी हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी के द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अदृश्य संपत्तियों के लिए लेखांकन प्रमाप डॉट 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 का उपयोग किया जाता है। यानी कि लेखांकन प्रमाप हमारे कंपनी इसके हमारे 2020 के लास्ट तक में अभी ये न्यूज़ थी कि हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो लेखा मानक हैं उनकी संख्या 1 से लेकर 32 यानी 32 लेखा मानक अब तक हुए हैं, ठीक है। तो उसमें सभी लेखा मानक में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड उनकी समरी विवरण दिया गया है। तो यानी कि एक ऐसा विवरण भी दिया गया जिसमें अदृश्य संपत्तियों जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, उनके बारे में विवरण दिया गया। तो वो लेखांकन मापक क्या है, मानक क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि अदृश्य संपत्तियों के लिए लेखांकन प्रमाप का उपयोग किया जाता है, यानी किस लेखांकन प्रमाप का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसके लिए लेखांकन प्रमाप 26 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन मैं कर दिया रहता कि अस्थायी संपत्तियों के लिए किस लेखांकन प्रमाप का उपयोग किया जाएगा, तो उसके लिए 10 का उपयोग किया जाएगा। और अब इसमें एक क्वेश्चन और निकल कर के आता है कि ह्रास के लिए, यानी क्योंकि अस्थायी संपत्तियों पे ह्रास भी लगाई जाती है, तो स्पेशली क्वेश्चन में ये रहेगा कि ह्रास के संबंध में किस लेखा मानक का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए लेखा मानक 6 का उपयोग किया जाता है। अभी 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको क्रिएट होंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो। वीडियो को लाइक करो यार, अब तो देख लियो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, और उन लोगों तक भी पहुँचाओ जो कॉमर्शियल ग्रुप, कॉमर्स का कोई ग्रुप हो, उसमें आप इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू।